हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी प्लस यू और एज यूजुअल मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो बिलोंग करता है, लेकिन ये आपको पूरी एटम की कहानी के बारे में बताएगा। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा कहानी घर घर की, जिसमें बहुत सारे एक्टर हैं और बहुत पॉपुलर हुआ था वो सीरियल। तो ऐसे ही आज हम लोग जो आपको सीरियल दिखाने जा रहे हैं वो है कहानी एटम की। लेकिन इसके जो किरदार है ना बेटा, वो कोई नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। हालांकि आज की डेट में उनमें से बहुत मान के चलिए, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो लोग अलाइव नहीं है, बट स्टिल वो जो काम कर रहे हैं ना बेटा, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। और उसी के बिहाफ पे आज हमारी साइंस इतनी डेवलप कर गई। और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि कोई भी बुक जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड होती है, उनके नाम के बिना, उनके काम के बिना, उनके एक्सपेरिमेंट के बिना कंपाइल नहीं हो सकती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा स्टोरी ऑफ एटम। ठीक है, देखिए इस एटम की स्टोरी की शुरुआत होती है सन 1803 में, जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। सुनते जाइएगा, पूरा का पूरा एटम का डिस्कवरी हम लोग कहानी के तौर पे आपको समझाएंगे। क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या किया था बेटा, एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूंगा। ये वो थ्योरी है जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम कैन नाइदर बी डिस्ट्रक्टेड, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। और सन 1803 में ये थ्योरी दी थी बेटा, और फिर बहुत लंबे समय तक ये थ्योरी एज इट इज एक्सेप्ट कर ली गई थी। इसीलिए डाल्टन का इस स्टोरी में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक साइंटिस्ट आए बेटा, विलियम क्रूक्स। क्या नाम है साइंटिस्ट का? विलियम क्रूक्स, जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी की, जिसके थ्रू उन्होंने कैथोड रेस का पता लगाया बेटा। कैथोड रेस तकरीबन 1838 के नियर बाय उन्होंने ये काम किया था। तो जॉन डाल्टन के बाद कौन आ गए हमारे पास? विलियम क्रूक्स। क्या डिस्कवर किया? डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें उन्होंने क्या स्टडी किया? कैथोड रेस कैसे बनती है। तो इस कैथोड रेस का जो प्रॉपर्टीज है बेटा, इसको स्टडी करने का क्रेडिट गया फिर हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन को। तो अगला कैरेक्टर कौन है हमारे पास? जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया बेटा, कैथोड रेस को स्टडी करते हुए की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स इन साइंस स्ट्रीम। आप कुछ भी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, इवन बायोलॉजी पढ़िए, एटम्स के बिना, इलेक्ट्रॉन्स के बिना स्टडी फिजिबल नहीं है, क्योंकि मेडिसिनल साइंस में बहुत सारे एटम्स यूटिलाइज होते हैं बेटा। तो जे थॉमसन ने क्या कर दिया बेटा, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी भी स्टडी की और साथ में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की। उसके बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट आए बेटा, उनका नाम था गोल्डस्टीन। 1886 में ही डिस्कवर्ड एनोड रेस। क्या डिस्कवर किया बेटा इन्होंने? एनोड रेस। ठीक है, और इनके एनोड रेस की हेल्प से रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने 1920 में टर्म दी प्रोटॉन। एक एक करके फंडामेंटल पार्टिकल समझते जा रहे हैं हम लोग। जे जॉन डाल्टन के बाद विलियम क्रूक्स, उनके बाद जे थॉमसन, फॉलोड बाय गोल्डस्टीन। अब ये जो रदरफोर्ड थे ना बेटा, समझना है, ये जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। समझ पा रहे हैं? लेकिन ऐसे स्टूडेंट नहीं जैसे मैं टीचर और आप स्टूडेंट, नहीं, हम लोग इतने कैपेबल नहीं है बेटा। ये दोनों ही ब्रिलियंट माइंड थे। तो हुआ क्या बेटा, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो फिर इनसे पूछा गया कि जी इलेक्ट्रॉन तो आपने बता दिए कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होते हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूं बेटा कि जे थॉमसन ने क्या किया था, एक्चुअल में 3 व्यू हमें दिए थे मॉडल ऑफ एटम को लेके। वो भी श्योर नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मे बी एक्स हो सकता है, मे बी वाई हो सकता है, और मे बी जेड हो सकता है। उसमें से एक व्यू को हमने एक्सेप्ट कर लिया था, जिसे हमने नाम दिया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम।
और ये हुआ था बेटा जी 904 में। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था, प्लम-पडिंग मॉडल था, ये सब चीजें हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आज सिर्फ कहानी को डिस्कस करते हैं। पर थॉमसन ने एक व्यू और दिया था बेटा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। इन्होंने कहा था कि मे बी द चांस कि सारा पॉजिटिव जो पार्ट है वो एक पॉइंट की तरह है और इलेक्ट्रॉन नियर बाय उसके कहीं है। क्लियर है, ये उनका सेकंड व्यू था, समझिएगा, उन्होंने 3 व्यू दिए थे बेटा, ये सेकंड व्यू था। तो इस व्यू से इंप्रेस्ड होकर थॉमसन के इनके जो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, ठीक है जी, स्टूडेंट कौन थे इनके, रदरफोर्ड, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रदरफोर्ड, ने क्या किया बेटा जी 1911 में अपने 2 स्टूडेंट के साथ मिलकर, या एक्चुअल में कहें तो उन 2 स्टूडेंट को कहा कि आप मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट करिए। ठीक है, और वो जो स्टूडेंट थे बेटा उनके नाम थे एच एंड मार्स्टन, दैट इज ई मार्स्टन, एच गार्गर और ई मार्स्टन। अब ये गार्गर जो है ये भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, ये अपने आप में बड़ा ब्रिलियंट था। आपको ध्यान होगा हमारे पास इक्विपमेंट था गार्गर मूलर काउंटर, समझ रहे हैं आप, रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए बेटा। तो ये 1908 में उसकी डिस्कवरी कर चुके थे पहले से, यानी अपने आप में बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन किसके स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड जे थॉमसन से इंस्पायर थे। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया बेटा जी, इन दोनों ने मिलकर जो आपका एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जिससे फिर रदरफोर्ड ने क्या किया 1911 में अपना एक मॉडल दिया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जिसमें उन्होंने पता लगाया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव मास जो है बेटा वो एक ही पॉइंट पे होता है या सेंटर में होता है, जिसको हमने न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आ गई बेटा कि नील बोहर ने क्वेश्चन उठा दिया इन पे। इन्होंने कहा कि सर एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, इन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर। एक बात ध्यान रखनी है, अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है या प्रोटॉन की बात चल रही है। ठीक है, तो प्रोटॉन सेंटर में है और वो चारों ओर घूमता है। क्लियर, तो अब एक बात समझिए बेटा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एक सेंटर के राउंड अबाउट, तो 2 फोर्सेस लगेंगी, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, तो एक दूसरे को मैनेज करेंगे, जिसकी वजह से वो पार्टिकल घूमता रहेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है बेटा, वो रेगुलरली घूमते हुए क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, अभी प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन स्टैटिक है, तो प्रोटॉन क्या कर रहा है बेटा, अपनी एनर्जी को रिटेन कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। तो सोचिए 2 फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को मैनेज करती हैं, एक फोर्स की एनर्जी मेंटेन है, दूसरे की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, एक इनवर्ड पुल होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक दिन न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन उठाया, ये क्वेश्चन उठाने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा नील बोहर। नील बोहर, ठीक है जी। अब नील बोहर रदरफोर्ड से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं था इनके मॉडल से, इसे हमेशा लगता था कि भाई इस मॉडल में कुछ ना कुछ कमी है। अब यहां तक की कहानी तो एटम की आपको समझ में आ रही है बेटा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नील बोहर से आगे की बातें आपको बता। तो बेटा एक बार अभी तक की कहानी समझ लीजिए। 1803 में जॉन डाल्टन आए, उन्होंने क्या किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। उसके बाद विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब और कहीं ना कहीं कैथोड रेज की डिस्कवरी कर दी। फिर कौन आए, जे थॉमसन, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर कौन आए, गोल्डस्टीन, जिन्होंने एनोड रेज की डिस्कवरी की और प्रोटॉन के बारे में पता चला। प्रोटॉन को टर्म प्रोटॉन किसने दी, ये भी रदरफोर्ड ने दी बेटा। तो उसके बाद फिर हमारे पास आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, जिसको लेके थॉमसन खुद भी श्योर नहीं थे, उन्होंने 3 अलग अलग व्यूज दिए थे। तो उनके एक ऐसे व्यू जो बहुत कम पॉपुलर है बेटा, बहुत कम पॉपुलर था ये व्यू, कि ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव एक पॉइंट पे हो और इलेक्ट्रॉन कहीं सर्कुलेट कर। रदरफोर्ड ने क्या किया, उनके इस व्यू से इंस्पायर होके अपने 2 स्टूडेंट्स को, एच गार्गर और मार्डिसन को, इस काम पे लगा दिया कि भाई आप एक एक्सपेरिमेंट करो, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्हें पता चला कि भाई सारा का सारा पॉजिटिव मास तो सेंटर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन
फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन ऑर्बिट, ये उन्होंने बताया था। और याद कीजिए गार्गर क्या थे, ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1908 में गार्गर मूलर काउंटर की एक तरीके से इन्वेंशन की थी। तो नील बोहर आगे बेटा जी, नील बोहर अब कंफ्यूज थे कि इन्हीं एटम्स के या इसी थॉट को आगे बढ़ाया जाए या इसमें कुछ नए चेंजेस किए जाए। अब साइंस बेटा कहीं ठहरती नहीं है, समझ पा रहे? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ एक अलग से कहीं रिसर्च चल रही थी ऑन लाइट। तो यहां पे लाइट का रोल हम लोग लेके आते हैं बेटा, लाइट। अब लाइट से रिलेटेड एक मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, this theory is given by the scientist James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell. अब ये थ्योरी क्या थी, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत शॉर्ट में हम लोग बताएंगे, पूरी कहानी हमें कंपाइल करनी है। इन्होंने कहा था कि बेटा जो लाइट होती है ना, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करने से उनका मतलब क्या था कि लाइट के अंदर मास नहीं होता है, ठीक है। तो काफी टाइम तक ये थ्योरी एक्सेप्ट रही, तकरीबन 1864 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी बेटा। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जहां ये थ्योरी आपकी फेल हो गई थी। तो एक बार इनका नाम नोट कर लीजिए आप, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था साउंड का, अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। और इन्होंने क्या बेसिक चीज पे फोकस किया कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट जो ट्रेवल करती है, एक्चुअल में लाइट का जो नेचर है ना, वो वेव है, ठीक है। अब वेव से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं आपकी, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक अलग हिस्से में चले जाएंगे। फिलहाल हम एटम की कहानी को कंपाइल करते हैं। लेकिन 3 एक्सपेरिमेंट ने उन्हें बेटा डाउट में ला दिया। वो 3 एक्सपेरिमेंट क्या थे? नंबर 1, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेक्ट्रा ऑफ एनी एलिमेंट, स्पेक्ट्रा ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, अब ये तीनों क्या है, ये एक अलग हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है। फिलहाल ये है कि इन 3 एक्सपेरिमेंट में ये थ्योरी हमारी फेल हो गई। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू जस्टिफाई दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइंस। तो आगे जब चीजें चलती रही बेटा, जब इस पे डाउट हुआ, तो फिर 1901 में, 1901 में हमारे पास एक थ्योरी आई, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक्स। अब इन्होंने क्या कहा बेटा? इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो वेव ना होकर के पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। लाइट कैसा नेचर शो करती है? पार्टिकल नेचर शो करती है। ये कहना चाह रहे थे कि अगर कोई लाइट किसी सोर्स से आ रही है बेटा, तो वो कॉन्टिन्यूस ना आकर छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है जी। क्या नाम देते हैं उसको हम? क्वांटा। तो वहीं से नाम पड़ गया प्लैंक्स। और क्वांटा एक है, अगर मल्टीपल हो जाएंगे वी कैन यूज क्वांटम। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये क्या कहती थी बेटा कि एक पार्टिकल नेचर होता है। अब जो यहां ये हमारी कहानी हमारी पिछली कहानी से जुड़ती है। नील बोहर को ये जो थ्योरी है ये बड़ी पसंद आई। नील बोहर जो डाउट किस पे कर रहे थे? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे। वो क्या कर रहे थे बेटा जी? वो इससे जस्टिफाई नहीं थे, पर जैसे ही ये थ्योरी आई, इस थ्योरी के बहुत सारे पोस्टुलेट्स को उन्होंने उठा लिया और 1913 में अपना खुद का एक मॉडल दिया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। और अगर मैं आपको बताऊं बेटा, क्वाइट क्लोज टू रियलिटी अगर कोई मॉडल है आज भी हमारे पास, तो वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्वाइट क्लोज टू रियलिटी। यानी दूसरे शब्दों में हम इसे वन ऑफ द बेस्ट मॉडल कंसीडर कर सकते हैं। तो नील बोहर बेटा जी
प्लैंक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने क्या किया, 1930 में एक एटम का मॉडल दिया, दैट इज बोहर मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आप समझ गए क्वांटम नाम कहां से जनरेट हुआ, ड्यू टू क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा, लाइट वाले हिस्से में क्या प्रॉब्लम आने लग गई, जो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को सही मानते थे उनके हिसाब से तो लाइट वेव थी, जिन लोगों को लगा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सही है उनके हिसाब से ये पार्टिकल था। अब डिबेट होनी शुरू हो गई साइंटिस्ट में, कोई कहता वेव है, कोई कहता पार्टिकल है, कोई कहता वेव है, कोई कहता पार्टिकल है। तो जस्टिफाई कैसे करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो अपने दो एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई किया, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, और बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग मेन बात लेके चल रहे हैं, जो जस्टिफाई करता है कि भाई ये वेव है। और इन तीन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि आपका जो लाइट है बेटा जी वो पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये डिबेट चल ही रही थी कि एक साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत प्रॉपरली लाइट को स्टडी करके एक नई ही चीज जनरेट की, दैट इज वो जो कंसेप्ट था कब आया, 1924 में, जिसे हम बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने झगड़ा ही खत्म कर दिया, इन्होंने कहा कि लाइट के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, कहीं कहीं ये अपना वेव करैक्टर शो करती है और कहीं कहीं अपना पार्टिकल करैक्टर शो करती है। और इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगले, डी ब्रोगले 1924 में। तो उन्होंने क्या किया, डी ब्रोगले इक्वेशन जनरेट की। ठीक है जी, तो ये था डी ब्रोगले का इंट्रोडक्शन बेटा। उसके बाद 1926 में, अप्रोक्स 1926 में एक साइंटिस्ट आए हाइजेनबर्ग। इन्होंने क्या बताया बेटा, इलेबोरेट हम बाद में करेंगे, मोटे मोटे तौर पे बताता हूं। इन्होंने बताया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मिजॉन्स, इस तरीके के एक सब एटॉमिक पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप उसकी वेलोसिटी पे ध्यान देंगे तो उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर पोजीशन पे फोकस करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में इनएक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये काम था हाइजेनबर्ग का। ठीक है जी, जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ बेटा, 1926 में ही, ध्यान से, बहुत जरूरी चीज है, एक साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, श्रोडिंगर, जिनका नाम था इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर, इन्होंने क्या किया, एक अलग ही साइंस डेवलप कर दी, अलग ही, बिल्कुल अलग ब्रांच खोल दी क्वांटम के नाम से। समझ पा रहे हैं क्या किया इन्होंने, एक नई ब्रांच की क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से, जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर और बहुत यूजफुल ब्रांच है बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स। अभी क्वांटम मैकेनिक्स में इन्होंने क्या बताया बेटा, कि एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूमता है, लेकिन उसको रहने के लिए एक 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए होता है, जिसको फर्दर आप पढ़ेंगे नोड्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी, और यू कैन से ऑर्बिटल्स। तो यहां श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो इक्वेशन थी जिसकी वजह से हमारे ऑर्बिटल्स की डिस्कवरी हुई, या ऑर्बिटल नाम का कंसेप्ट हमारे व्यूज में आया या फिर हमारे थॉट्स में आया। तो जब ऑर्बिटल की डिस्कवरी हुई बेटा, तो उसके बाद हमारे पास आया सिस्टम क्वांटम नंबर का। देखिए कहीं ना कहीं सारी चीजें क्वांटम थ्योरी से चल रही हैं। क्वांटम नंबर, श्रोडिंगर ने तो ये बताया था कि भाई ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल याद कीजिए SPDF पढ़ेंगे आप लोग, जो लोग 11th में पढ़ेंगे, जो 12th में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर है, SPDF ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा, क्वांटम नंबर ने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तक बतानी शुरू कर दी, कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम के किस हिस्से में है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द क्रेडिट गोज टू क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को सपोर्ट करने वाले 3 साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है, जिनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, जैसे पॉली एक्सक्लूजन,
हंट्स रूल और एफबो रूल। तकरीबन सभी 1926 के नियर बाय ही इस्टेब्लिश हुए थे। इन्होंने क्या कहा था कि ये तीनों के तीनों एक तरीके से रूल है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाता है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। पॉली एक्सक्लूजन, हंट्स रूल और एफबो रूल। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन अलोंग विद क्वांटम की हेल्प से हमने क्या सीखा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझते हो ना? अब आप इस शब्द को तो जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये शब्द के पीछे की कहानी क्या थी वो समझ में आए? समझ पा रहे हैं? और ध्यान से देखिए, इस पूरी कहानी में एक आर्टिस्ट हमारा ऐसा जो अभी तक अनअवेलेबल है, याद कीजिए कौन है, जिसके बारे में बहुत पॉपुलर आप लोग जानते हैं लेकिन यहां कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, वो है भैया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कशन क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट 1932 में हुई थी बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, नोट कीजिए एक बार। तो बेटा अब एक बार समझिए पूरी कहानी को। 1803 में जॉन डाल्टन आए, क्या लेके? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसने क्या कहा, एटम टूट ही नहीं सकता है। विलियम ब्रूक्स ने क्या डिस्कवर किया 1838 में? डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। कैथोड रेज की मदद से जे थॉमसन क्या ले आए भैया? एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल है। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन से बना, इसका मतलब एटम टूट सकता है। तो जे थॉमसन की वजह से एक तरीके से जॉन डाल्टन की थ्योरी रिजेक्ट करनी पड़ी बेटा। उसके बाद जब थ्योरी रिजेक्ट हो गई, फिर तो लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। फिर कौन आए? गोल्डस्टीन। ही डिस्कवर्ड एनोड रेज, जिससे क्या निकला? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने 1886 में। उसके बाद जे थॉमसन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जी अब आप बताओ एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब पता तो जे थॉमसन को भी नहीं था बेटा, पर उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टडीज से कुछ व्यूज रखे, जिसमें से एक व्यू को तो आप जानते हैं, प्लम-पडिंग मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हालांकि वो हाईली रिजेक्टेड मॉडल था, लेकिन उस टाइम पे साइंटिस्ट को लगा कि बाकी व्यूज में डाउट है तो हम लोग इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के तौर पे प्लम-पडिंग मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि उनका एक सेकंड व्यू भी था जिस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो ये था कि हो सकता है पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक सेंटर में हो और इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा हो। उस व्यू से कौन इंस्पायर हुआ बेटा? उन्हीं का स्टूडेंट रदरफोर्ड। उन्होंने 1911 में अपने दो स्टूडेंट्स, समझिएगा, गार्गर और मार्डिसन की हेल्प से एक्सपेरिमेंट, अब ये समझना है क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को, पर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे? गार्गर और मार्डिसन। जिससे उन्होंने पता लगाया कि भाई जो उसका सेकंड व्यू था ना वो काफी हद तक सही था, और जब पूरा पॉजिटिव मास है बेटा वो न्यूक्लियस के तौर पे होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, जिसको हम प्लेनेटरी मॉडल भी बोल सकते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में वो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल वाला जो चक्कर पड़ा था बेटा, उस वजह से नील बोहर सेटिस्फाई नहीं होता है। तो नील बोहर ने क्या किया, इससे सेटिस्फाई ना होने की वजह से खुद वर्क करना शुरू कर दिया। यहां पे कहानी को होल्ड करके हम लोग चले गए थे रिसर्च ऑन लाइट। अभी लाइट के बारे में हमारा क्या कंसेप्ट था बेटा? 1864 में एक थ्योरी आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। थ्योरी किसने दी थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। क्या लॉजिक था? इन्होंने कहा था कि भाई जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इन्होंने अपने प्रूफ क्या दिए? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये दोनों वेव की क्वालिटी होती है बेटा, और लाइट में ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई बहुत बढ़िया, सही है 1864 में। पर 1901 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज मैक्स प्लैंक्स, जिन्होंने एक थ्योरी दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने कहा कि भैया लाइट ना तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ना ही लाइट कॉन्टिन्यूस होती है। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स एंड इट कम्स डिसकॉन्टिन्यूस। जैसे बारिश होती है ना, बारिश, अगर बारिश बेटा बहुत तेज हो तो हमें क्या लगता है कॉन्टिन्यूस है, पर एक्चुअल में वो क्या होते हैं? थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने क्या माना था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है। हमारे जो नील बोहर साहब थे ना बेटा, वो इस थ्योरी से इंस्पायर हुए, और उन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, मॉडल ऑफ एटम। पहले क्या होता था, कहानी के तौर पे मॉडल, ऐसा हुआ होगा, ये हो जाएगा, असम्पशन होती थी बेटा। इन्होंने मैथमेटिकली उसको स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और क्या दिया? नील बोहर मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल के रूप में भी जानते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डिबेट शुरू हो गया। ध्यान है किस किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और प्लैंक्स क्वांटम में। उसने क्या कहा वेव, उसने क्या कहा पार्टिकल। झगड़ा चल ही रहा था।
कौन आ गए? डी ब्रोगली आ गए। डी ब्रोगली ने क्या कहा, सोच के देखिए, उन्होंने बताया ड्यूल नेचर के बारे में। उन्होंने कहा कि भैया लड़ो मत, एक लाइट के अंदर एक्चुअल में दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, कभी वो वेव की तरह काम करती है और कभी पार्टिकल की तरह काम करती है। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए दैट इज हाइजेनबर्ग 1926, उसमें जो बेसिक बात थी उनकी थ्योरी में बेटा वो ये थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा बात, सब एटॉमिक की बात हो रही है, मैक्रोस्कोपिक की नहीं हो रही, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, कि अगर कोई सब एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। आप एक पे फोकस करेंगे दूसरी बिगड़ जाएगी, दूसरे पे फोकस करेंगे पहली बिगड़ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जो हिस्ट्री आती है बेटा, यहां से हमारा मॉडल ऑफ एटम में ड्रास्टिक चेंज आता है इरविन श्रोडिंगर की वजह से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई सारा सिस्टम ही गलत है। उन्होंने फंडामेंटल तो वही रखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह तो, पर उन्होंने एक नई स्ट्रीम जनरेट कर दी क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। एक फील्ड ही नहीं, उन्होंने कहा कि ब्रांच ही अलग करो भैया, इसको अलग ढंग से स्टडी होगा। तो नाम क्या रखा उसका, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें आप आगे पढ़ेंगे नोड्स बोलते हैं। तो उससे इंस्पायर होकर वेव फंक्शन, समझ पढ़ेंगे आप लोग इन चीजों को, जनरेट हुआ हमारा क्वांटम नंबर। अभी क्वांटम नंबर ने क्या किया, क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कहां से चले थे, पहले तो ये मानते थे कि एटम टूट नहीं सकता, अब क्या कर रहे हैं, यहां तक आते आते हम एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इवन उनका फेस किधर है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ओरिएंटेशन तक का पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम को हेल्प करने वाले जो रूल्स थे बेटा वो थे पॉली एक्सक्लूजन, हंट्स रूल और एफ। इन्होंने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं एसपीडीएफ, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए कौन कौन से रूल फॉलो होंगे। ठीक है, और जब ये सारी चीजें कंपाइल करके देखी गई थ्रू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर एंड दीज 3 रूल्स, तब हमें पता चला कि हाउ वी कैन मैनेज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। और उसी चीज को आज हम किस फॉर्म में जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में जानते हैं। तो जनरली क्या होता है बेटा, हम लोग टॉपिक तो पढ़ते हैं, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली, हमने नील बोहर मॉडल पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल में कई बार क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं होती है कि भाई ये पूरी कहानी क्या है, कौन कब कैसे आया, किसकी हेल्प से किसने क्या किया। ये जो पूरा, जब तक एक कहते हैं कि खाका तैयार नहीं होगा ना बेटा, एक जब तक हम एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते अपने कंसेप्ट पे। तो अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके इन साइंटिस्ट के वर्क्स को पढ़ेंगे और फिर उन्हें कंपाइल करते हुए पूरे एटम पे कमांड करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि एटम पूरी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर यहां हमने लापरवाही कर दी बेटा, पूरी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, स्पेक्ट्रल लाइन, हर चीज को बड़ी महीनता से, बड़ी बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक बार आप इस कहानी को अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए, ताकि जब भी कभी आप एटम के बारे में पढ़ें तो आपको पता चले कि भैया किसने कब क्या क्या किया और कैसे वो एक दूसरे से जुड़े, किस हिस्से में जाके लाइट और एटम की जो प्रॉपर्टीज थी या रिसर्च थी वो आपस में मिक्स हो गई। ठीक है, आई समझ में बेटा कहानी? कैसे लगी आपको कहानी? एक बार दोहरा के देखिएगा, और फिर जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, आई एश्योर यू आपको मजा भी आएगा और पता भी चलेगा कि इसके बाद क्या होना है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा या एटलीस्ट नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर आपको नॉलेजेबल लगा है तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो और एक बार इसमें से गो थ्रू हो जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन साइंटिस्ट के बारे में प्रिसाइजली बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।